डेट है आज 5 जुलाई 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ऑस्ट्रालोपिथेकस। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए है, 27 जून को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के जर्नल में इसकी स्टडी पब्लिश की। कुछ साइंटिस्ट ने इसके फॉसिल्स ढूंढे थे साउथ अफ्रीका की एक केव में। साउथ अफ्रीका में एक गुफा है जहाँ पे इसके फॉसिल्स ढूंढे थे। ऐसा माना जाता है जो ऑस्ट्रालोपिथेकस है ये हमारे ह्यूमन एंसेस्टर हैं, मानव के पूर्वज हुआ करते थे ऐसे। ये है ऑस्ट्रालोपिथेकस। ये जो दिखाई दे रहा है आपको बंदर टाइप का, ये हुआ करते थे लगभग 44 लाख साल पहले। इसके जो फॉसिल्स ढूंढे हैं, जो साइंटिस्ट ने स्टडी की है, एक साउथ अफ्रीका में केव है जिसका नाम है स्टक फाउंटेन। ये केव का नाम भी याद रखना आपको। ये स्टक फाउंटेन केव गुफा कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका तो आप जानते हो अफ्रीकन एक कंट्री है, ये साउथ अफ्रीका। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो जॉनसनबर्ग नाम की एक सिटी है उससे लगभग 40 किलोमीटर दूर है ये केव गुफा। ये जो ऑस्ट्रालोपिथेकस है क्या है, बस इतना याद रखना है। ये सदर्न एप भी बोल सकते हैं या ग्रुप ऑफ होमिनिन्स, यानी कि ह्यूमन के ही पूर्वज थे, एंसेस्टर। ये एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस लगभग 44 लाख साल पहले। 4.4 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो लगभग 44 लाख साल पहले से लेके 14 लाख साल पहले ये जिया करते थे, रहा करते थे। ऐसे अवशेष देखो अफ्रीका के और भी कई पार्ट में मिले। ये तो अभी साउथ अफ्रीका में मिला है, ईस्टर्न अफ्रीका में, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अफ्रीकन में ये ऐसे फॉसिल्स देखे गए हैं कई बार। नेक्स्ट टॉपिक है काई चटनी। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी काई चटनी क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये। उड़ीसा में देखो कुछ साइंटिस्ट ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं इसको कि इसको जीआई टैग दिया जाए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, उड़ीसा की ये काई चटनी को। जैसा इसके नाम में चटनी, ये चटनी है जैसे आप चटनी खाते होंगे, तो ये भी एक चटनी का ही टाइप है, उड़ीसा में बनाई जाती है ये। तो इसकी जीआई टैग की डिमांड रखी है। जीआई टैग आप जानते हो क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसी भी प्रोडक्ट को जिसकी यूनिक क्वालिटी होती है उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का डिपार्टमेंट है, DPIIT। कई बार पढ़ा है इस डिपार्टमेंट के बारे में भी हमने। तो इसके अंदर एक ऑफिस आता है जो जीआई टैग को रजिस्ट्री करता है। चेन्नई में ऑफिस है, इसका हेडक्वार्टर है जो जीआई टैग के लिए रजिस्ट्रेशन देता है। 1999 में एक एक्ट बनाया था हमने 1999 में, जिसके थ्रू जीआई टैग दिया जाता है। 10 साल के लिए अलोकेट किया जाता है और ये बात याद रखनी है, किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए दिया जाता है। किसी एरिया में कोई स्पेशल यूनिक चीज़ बन रही है तो उसको ये जीआई टैग दिया जाता है। फिर उस नाम से, जैसे काई चटनी को दे दिया जीआई टैग, तो इस नाम से उड़ीसा की काई चटनी को दिया है। ऐसा नहीं है कि फिर वेस्ट बंगाल या फिर छत्तीसगढ़ के लोग काई चटनी के नाम से अपनी चटनी को बेचने लगे। कोई दूसरा नहीं बेच सकता, वरना पेनल्टी लगा दी जाती है, सज़ा का प्रोविज़न, यानी कि उसमें फाइन भी लगा दिया जाता है। तो 10 साल के लिए अलोकेट किया जाता है ये। 10 साल के बाद इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है आगे फर्दर 10 साल के लिए। तो साइंटिस्ट हैं जो इन्होंने काई चटनी की डिमांड की है कि जीआई टैग देने की। तो ये काई चटनी है क्या? फूड है, चटनी है जो चटनी खाने की होती है, लेकिन ये अलग तरीके से बनाई जाती है। इसकी ये लोकल प्रोडक्ट है, एक अलग वैल्यू है, अलग रेपुटेशन है इसकी। और अगर काई चटनी को जीआई टैग मिल जाता है तो इसकी और भी वैल्यू इंक्रीज होगी, लोकल बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा, लोग इसको आगे इसका मार्केटिंग कर सकेंगे और उनकी जो लाइवलीहुड है, उनकी इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनकम लेवल भी बढ़ेगा। पीपल हैं जो देखो ये रेड वीवर है, एक आंट है ये देखो चींटी है, ये वाली चींटी, और ये है काई चटनी। ये आंट से, चींटी से बनाई जाती है ये चटनी। जो ये चींटी है रेड वीवर, इससे लोग वैसे दूरियां बना के रखते हैं क्योंकि ये अगर काट ले तो पूरी बॉडी पे रेडिश बम्प हो जाते हैं, यानी कि लाल लाल धब्बे से हो जाते हैं और पेन होता है बहुत ज़्यादा, तो इससे लोग दूर रहते हैं। लेकिन उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में कुछ ट्राइब्स लोग जो रहते हैं वो इसकी चटनी बनाते हैं, इस चींटी की। ये चटनी बनी हुई है इस चींटी से। ये
बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें रिच प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इस चटनी में, कैल्शियम पाया जाता है, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, फाइबर, 18 अमीनो एसिड मिलते हैं। इतनी सारी इसमें क्वालिटी होती है चटनी में। और देखो बहुत ही टेस्टी होती है ये, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, ये उड़ीसा के जो लोग हैं, ट्राइब्स हैं, माउथ वाटरिंग डिश मेड ऑफ देम, मतलब मुंह में पानी आ जाता है इसको देखते ही। ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है बॉडी की, उसको भी ये इंक्रीज करती है। और जो ये आंट है जिसके द्वारा बनाई जाती है, ये चींटी है, इसका नाम है ओकोफिला स्मारागडिना, ये इसका नाम है चींटी का, जिससे ये चटनी बनाई जाती है। और मयूरभंज के लोग, ट्राइब लोग इसको बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सहारिया ट्राइब। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस सहारिया ट्राइब कहाँ पे, इतना याद रखना है आपको, कहाँ पे पाई जाती है। अभी न्यूज में इसलिए, सहारिया ट्राइब की एक वूमन है, महिला राम प्यारी बाई, इनको जिंदा जला दिया गया। एक वीडियो इनकी वायरल हुई जिसकी वजह से ये न्यूज में आई। सहारिया ट्राइब, सहारिया एक जनजाति है, आदिवासी लोग हैं, जाति का नाम है उनकी सहारिया। ये मेनली मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान के भी कुछ प्लेस में ये मिलते हैं सहारिया ट्राइब, तो ये याद रखना है। सहारिया ट्राइब मध्य प्रदेश में मेजरली पाई जाती है, और ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है, पीवीटीजी में। पीवीटीजी से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में। पीवीटीजी देखो वो होती हैं जैसे जो शेड्यूल ट्राइब में, एसटी कैटेगरी में जो आते हैं लोग, जातियाँ आती हैं, उनमें से ही आइडेंटिफाई किया जाता है पीवीटीजी, जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है अमंग एसटी कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब के अंदर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, जो साई फील करते हैं, लोगों के सामने आने में शर्माते हैं, और जिनमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम है, जो अभी भी उन ट्रेडिशनल तरीक़ों से जीते हैं जो पहले लगभग हज़ारों साल पहले लोग जिया करते थे, जंगलों पर निर्भर रहते हैं, उनको पीवीटीजी में डिक्लेयर कर दिया जाता है, उन ट्राइब को, उन जातियों को। ऐसी पीवीटीजी हमारे इंडिया में 75 है, 75 पीवीटीजी हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाई जाती हैं। उड़ीसा में लगभग 13 पीवीटीजी कास्ट पाई जाती हैं, तो ये याद रखना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन नारकोज। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए और 3 के लिए भी। रिसेंटली देखो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इसने चलाया था ऑपरेशन नार्को। एक तो ये याद रखना किसने चलाया और क्यों चलाया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने चलाया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ आप जानते हो, रेलवे के जितने भी प्रॉपर्टी है रेल में या रेलवे प्लेटफॉर्म में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फोर्स बनाई गई थी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये काम करती है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने चलाया था ऑपरेशन नार्को। इसके अंदर लगभग 7.4 करोड़ की नारकोटिक्स रिकवर की है आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। जैसा इसके नाम में नार्को यानी कि जो नशीली दवाइयाँ हैं, नशीली ड्रग्स वगैरह, इनको जब्त किया है, जो लगभग 7.4 करोड़ रुपीज़ की हैं, ये रिकवर किया है इस ऑपरेशन के अंदर। ऐसे ही इनिशिएटिव और भी चला रखे हैं आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कुछ, जैसे ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन आहत, राहत नहीं ऑपरेशन आहत। ऑपरेशन आहत में देखो चिल्ड्रंस और वुमेंस की जो स्मगलिंग की जाती है, ट्रैफिकिंग की जाती है, यानी कि खरीदा बेचा जाता है जो महिलाओं को और बच्चों को, तो इसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन आहत चलाया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, कि ट्रेन के जरिए, ट्रेन के रूट के जरिए जो बच्चों को और महिलाओं को बेचा खरीदा जाता है, स्मगलिंग की जाती है उनकी, उसको रोका जाए। एक चलाया था मेरी सहेली इनिशिएटिव, ये वुमेन पैसेंजर की सेफ्टी के लिए, रेलवे की प्रॉपर्टी पे, रेलवे में, रेलवे प्लेटफॉर्म पे महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए मेरी सहेली इनिशिएटिव चलाया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। सितंबर 2020 में सदर्न ईस्टर्न रेलवे में पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। ये पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है पहले एक छोटे लेवल पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, लागू करके, अगर वो सही से लागू होता है, सही से काम करता है वो इनिशिएटिव, फिर ऑल इंडिया लेवल पे उसे जारी कर देते हैं। जैसे ये भी सारे रेलवे के जितने भी जोन है सब में एक्सटेंड कर दिया गया मेरी सहेली इनिशिएटिव। महिला पैसेंजर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए चलाया जा रहा है ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। एक है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, जैसा इसके नाम में यात्री सुरक्षा, यानी कि जो पैसेंजर है उनकी प्रोटेक्शन के लिए चलाया गया है, पैसेंजर के अगेंस्ट जो क्राइम वगैरह होते हैं उनको रोकने के लिए, जो अपराध वगैरह होते हैं उनसे रोकने के लिए, लड़ने के लिए चलाया गया है ये। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसमें देखो ऐसे बच्चे जिनको लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे या रेलवे में कहीं रेल में छोड़ जाते हैं, या कोई बच्चा रह जाता है, छूट जाता है अकेला, ऐसे बच्चों को बचाने के लिए नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन चलाया। इसमें लगभग 1000
45 बच्चों को अभी तक बचा लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कर्नाटक फोकलोर यूनिवर्सिटी। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और 1 के लिए भी। 3 के लिए तो नहीं है प्रॉपरली, 1 और 2 के लिए। 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में देखो ये यूनिवर्सिटी है कर्नाटक जनपद विश्वविद्यालय या कर्नाटक फोकलोर यूनिवर्सिटी। ये पूरे वर्ल्ड में इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फोक आर्ट और फोक कल्चर के लिए कोर्स कराती है और डिग्री भी देती है। फोक आर्ट और कल्चर का मतलब क्या है? लोक कला और लोक संस्कृति। लोक कला लोक संस्कृति का मतलब है जो रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे जो कला संस्कृति रहती है। जैसे कर्नाटक की संस्कृति है, वहाँ की कला है, वहाँ के डांस हैं, नाच, वहाँ की सॉन्ग गीत गाए जाते हैं लोकल लेवल पे। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में भी, जिस भी रीजन में इंडिया से आप जिस भी हिस्से से आते हो, आपके जब शादी ब्याह होते हैं, मैरिज होती है, तो वहाँ पे महिलाएं गीत गाती हैं। तो वो क्या होते हैं? लोक सॉन्ग होता है, लोक म्यूजिक, लोक संगीत होता है जो अलग अलग क्षेत्र भाषा में, अपनी भाषा में गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा। ऐसे रीजनल लेवल पे अलग अलग ऐसे डांस भी हैं, संगीत भी हैं, कला भी हैं, पेंटिंग भी है, कल्चर भी है, उनकी सारी ये कल्चर में ही आता है। तो ये कल्चर में डिग्री प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी कर्नाटक में। तो ये पूरे वर्ल्ड में इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है। तो इसने अभी देखो इंडिया में देती थी ऐसी है, अब ये अपनी ब्रांच ग्लोबली खोलेगी पूरे वर्ल्ड वाइड। कर्नाटक फोकलोर यूनिवर्सिटी, ये देख सकते हो आप, ये है इसका कैंपस। ये ऑफर करती है सर्टिफिकेट कोर्सेज। ये फोक ड्रामा एक डोडाता, इसका प्रोनाउंसिएशन कन्नड़ भाषा में कुछ और भी हो सकता है, डोडाता, डोलू कुनीथा, कामसेल, ठोगालू, बोम्बियता, ये पपेट है। पपेट का मतलब कठपुतली का एक शो है, कठपुतली तो जानते होंगे आप। ठोगालू या थोगालू, बॉम्बे आटा या बॉम्बे आता। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी का मतलब जो कपड़े वगैरह पे जो कढ़ाई वगैरह करते हैं, ये एम्ब्रॉयडरी। फोक टूरिज्म है, फोक सॉन्ग है, फोक डांसेस है, बम्बू आर्ट है। बम्बू आर्ट मतलब बांस से कुछ बनाया जाता है रीजनल लेवल पे। फोक मार्शल आर्ट है, फोक स्पोर्ट्स हैं, कुछ गेम्स भी खेले जाते हैं रीजनल लेवल पे, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं और योगा है। इन सब चीज़ों में ये सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। ये एक स्कीम है जो 2 साल से इम्प्लीमेंट की जा रही है, 2 साल हो चुके हैं इसको। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। सेंट्रल स्पॉन्सर का मतलब है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर खर्चा करती हैं, एक्सपेंडिचर जितना आता है दोनों लगाती हैं और दोनों ही लागू करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं। एक होता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, उसमें केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट सारा खर्चा उठाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ फूड कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आती है ये। और ये जो लॉन्च की थी स्कीम आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर ही लॉन्च की थी ये स्कीम, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। जैसा इसके नाम में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, जो फूड है उसकी प्रोसेसिंग करना, इसको प्रमोट करने के लिए ये चलाई गई थी। इसका टारगेट यही था जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, छोटे लघु उद्योग होते हैं जो, उनको एम्पावर किया जाए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच के थ्रू ये एक इनिशिएटिव चला रखा हमारे इंडिया में। एक डिस्ट्रिक्ट से जो भी वहाँ का प्रोडक्ट फेमस है उसको हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाए। तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच के थ्रू माइक्रो एंटरप्राइजेज को एम्पावर किया जाता है इसमें। और फूड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे पेरिसेबल कोई फूड है, एग्री प्रोड्यूस है कोई, या सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग, उसको प्रमोट करना एक्सपोर्ट के लिए भी, इस तरह के इसमें काम किए जाते हैं। इसकी टाइमलाइन स्कीम की 2020-21 से लेकर 2024-25 तक है और इसका कन्वर्जेंस भी किया जाता है, यानी कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है उसके साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है इस फूड प्रोसेसिंग स्कीम को। इसके अचीवमेंट क्या देखो, अब तक इसने 35 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया है इसको और डिजिटल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मैप डेवलप किया है, जिसमें से लगभग 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को मेंबर बनाया जा चुका है इस स्कीम के अंदर। सेल्फ हेल्प ग्रुप आप जानते हो, रीजनल लेवल पे एक एसोसिएशन बना ली जाती है, एक ग्रुप बना ली जाता है कुछ लोगों के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। वो खुद अपनी हेल्प खुद करते हैं, यानी कि मान लो उन्होंने इकट्ठे आए 10-20 आदमी, उन्होंने एक अकाउंट खुलवाया 20 आदमियों ने मिलके, और वो एक अकाउंट बैंक में खुलवाया, अपने पैसा जमा करते हैं, मान लो महीने में कुछ 100 रुपये 1000 रुपये पर कैंडिडेट। अब ये खुद को ही लोन देंगे, खुद को ही इंटरेस्ट देंगे,
खुद के ही अकाउंट में इंटरेस्ट होगा, और बैंक देखो इनका पैसा बैंक में जमा होगा तो बैंक इन्हें क्या करेगा, प्रोवाइड इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। तो यानी कि ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं जो खुद की सहायता खुद ही करते हैं, वॉलंटरी ग्रुप होते हैं ये, वॉलंटरी अपनी मर्जी से बनाए जाते हैं, खुद की सहायता खुद ही करते हैं और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह होते हैं, गैर सरकारी संस्था, कोई सरकारी संस्था नहीं होती, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यही था इस लेक्चर में।